431 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 431 प्रश्न क्या है कि मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा विदेशी वंश कौन सा था, जिसे पार्थियन भी कहा जाता है? किसे पार्थियन भी कहा जाता है? 431 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, पहलव। क्या बताएंगे? पहलव। तीसरा आक्रमणकारी था वंश पहलव। पहला तो आप जानते हैं हिंदी यवन, और दूसरा जो आपका था क्या नाम था उसका, शक, और तीसरा हो गए आपके पहलव। चौथे कौन थे बता दीजिए। कुषाण का नाम सुने? चलिए आगे चलेंगे। 432 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पहलव शासक मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, जिसके कारण इन्हें पार्थियन कहा गया? पहलव को ही पार्थियन कहा गया, तो कहाँ के थे इसलिए कहा गया? तो हम बताएंगे ये ईरान, फ्रांस, मतलब ईरान और फारस के थे। समझ गए? ईरान या फारस कह दीजिए, वहां के थे, इसलिए इन्हें पार्थियन कहा गया। आगे चलेंगे। 433 प्रश्न है कि पहलव वंश का सबसे योग्य शासक कौन था, जिसका उल्लेख पाकिस्तान के तख्त-ए-वही अभिलेख में मिलता है? पाकिस्तान का एक अभिलेख है तख्त-ए-वही। बताइए, तख्त-ए-वही अभिलेख है, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। बताएंगे में मिलता है, तो हम बताएंगे वो है गोंडो फर्निस। गोंडो फर्निस नाम ही है, गोंडो फर्निस। ठीक है, ये सबसे योग्य शासक था। चलिए पहलव वंश का गोंडो फर्निस की बात अगर कर रहे हैं तो 434 प्रश्न को देखिए। गोंडो फर्निस के शासनकाल में कौन सा ईसाई धर्म प्रचारक सबसे पहले भारत आया था? बताइए, सबसे पहले भारत आया था गोंडो फर्निस के शासनकाल में, ईसाई धर्म आया था प्रचार करने। तो उसका नाम है 434 प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए है सेंट थॉमस था। कौन था? सेंट थॉमस। भारत आने वाला पहला ईसाई धर्म प्रचारक भी कहा जाता है इसे। 435 प्रश्न है कि मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला अंतिम विदेशी राजवंश कौन सा था? विदेशी राजवंश कौन सा था बता दीजिए। 435 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी ये है कुषाण। समझ गए? विदेशी राजवंश अगर पूछे कुषाण, कुषाण मतलब कनिष्क का नाम याद आया होगा, जो कि चौथा बौद्ध संगति करेगा। कुषाण को यूची वंश मतलब कबीला भी कहा जाता है, यूची वंश का भी कहा जाता है, यूची वंश। चलिए 436 प्रश्न आपके बात करते हैं। कुषाण वंश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि वे चीन के समवर्ती क्षेत्रों से आए थे, तो उसे यूची वंश कहते हैं। यूची वंश ही नहीं, तोखरी वंश भी कहते हैं, कबीला भी कहते हैं। ठीक है, कबीला ही होता था उस समय, लेकिन वंश है, डायनेस्टी है। 437 प्रश्न है, भारत में कुषाण वंश की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में जो कुषाण वंश की स्थापना हुई थी, किस शासक द्वारा किया गया था भारत में? तो कुजुल कड़फिसस का नाम सुने हैं? कड़फिसस, कड़फिसस के जो है यही किया था, और ये भारत में इस वंश की नींव भी रखी थी, भारत में ही कुषाण शासक है ये। चलिए 438 प्रश्न है कि कुषाण वंश का वह शासक कौन था जिसने भारत में पहली बार शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? शुद्ध सोने के सिक्के जारी किया था वो कुषाण वंश का शासक कौन था? बताएंगे 438 प्रश्न का, तो वो था बिम कटफिशस। नाम ही था बिम कटफिशस। कुजुल कटफिशस अगर आएगा तो ये नींव रखा था भारत में कुषाण वंश का। ठीक है, चलिए 439 प्रश्न है कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी और महान शासक किसे माना जाता है, जिसके मतलब जिसका राज्याभिषेक 70-80 ईस्वी में हुआ था? 70-80 ईस्वी में हुआ था, बता दीजिए। तो वह है ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। वो है कनिष्क, याद रखना है। कनिष्क जो है कुषाण वंश का सबसे महान राजा था, और ये बहुत काम किया भी था। 440 प्रश्न क्या है कि कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सा संवत चलाया था, जिसे वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग माना जाता है? तो 78 की बात करेंगे तो उसमें हम विक्रम संवत ना बोल के शक संवत बोल देंगे। क्या बोलेंगे? शक संवत। कनिष्क के समय शक संवत हुआ था, 57 में हुआ था विक्रम संवत, है ना, जो कि शक संवत के अनुसार ही अपनाया गया था उसे भी। सब किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा। 441 प्रश्न क्या है कि कनिष्क ने अपनी पहली राजनीतिक राजधानी पेशावर, मतलब जिसे हम पेशावर को पुरुषपुर बोलते हैं, को बनाया था, उसकी दूसरी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी? सांस्कृतिक राजधानी कौन सी थी बताइए इस ऑप्शन के हिसाब से। 441 प्रश्न का जवाब दीजिए, हम जानना चाहते हैं, वेट कर रहा हूं मैं चाहता हूं कि आप इसका जवाब अपने मन से दें, पॉजिटिविटी के साथ दें और अपना समझ के दें। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? विदिशा। विदिशा है, याद रखना है, विदिशा। एक मिनट, यहाँ पे गड़बड़ हो गई, डी आंसर हो गया, ए बी सी, यहाँ मथुरा, मथुरा को सांस्कृतिक मथुरा को बनाया है। तो कनिष्क की सांस्कृतिक राजधानी मथुरा थी। चलिए 442 प्रश्न है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्रा पर आक्रमण करके वहां से किस दार्शनिक और बुद्ध का जो है भिक्षा पात्र अपने साथ ले गया था? बताइए, बुद्धा मतलब बुद्ध का भिक्षा पात्र ले गया था, जो भिक्षा मांगते थे ना, वो पात्र, बताइए।
कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण करके वहां से दार्शनिक रूप से जो बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था वो ले गया था। तो याद रखिएगा, कनिष्क दार्शनिक अश्वघोष को पाटलिपुत्र से ले गया था। अश्वघोष को ले गया था, समझ गए? सोचिए, अश्वघोष को ले गया था वो, बुद्ध का भिक्षा पात्र अपने साथ ले गया था और दार्शनिक को भी ले गया था। तो पात्र तो ले गया और दार्शनिक कौन थे? अश्वघोष, उसको भी ले गया था। कौन? कनिष्क। 443 प्रश्न क्या है? चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कहां किया गया था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में कहां किया गया था, बता दीजिए। 443 प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर सी, कुंडलवन में, कश्मीर में। याद रखिएगा, कश्मीर में। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था, कनिष्क ने करवाया था, याद रखना है। और उस समय कौन थे, बता सकते हैं तो बता दीजिए, अध्यक्ष। ठीक है, 443 प्रश्न हो गए। 444 प्रश्न आ गए। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, जबकि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे? तो वो थे वसुमित्र। वसुमित्र थे, चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष के रूप में थे, और उप अध्यक्ष के रूप में अश्वघोष थे, जो कि कनिष्क ले गया था दार्शनिक के रूप में इनको, है ना, याद रखिएगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? कश्मीर के कुंडलवन में। चलिए, 445 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। 445 प्रश्न है, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभाजित हो गया? बताइए, हीनयान और महायान में बट गया। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ। चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। चलिए, 446 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था और उसने इसका प्रचार मध्य एशिया और चीन में किया? बताइए, मतलब किस शाखा का अनुयायी था और उसने इसका प्रचार मध्य एशिया और चीन में किया? बता दीजिए। 446 प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी, महायान। ठीक है, महायान। कनिष्क महायान शाखा का अनुयायी था, याद रखना है। हीनयान और महायान में बटा था इसी के समय में, तो महायान का सदस्य बन चुका था। 447 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कनिष्क के दरबार के प्रसिद्ध राजवैद्य डॉक्टर कौन थे, जिन्होंने चरक संहिता नामक औषधि शास्त्र की रचना की थी? चरक संहिता नामक औषधि शास्त्र की रचना की थी, बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, चरक। चलिए, 448 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध का या बौद्धों का रामायण कहा जाता है, की रचना कनिष्क के किस दरबारी विद्वान ने की थी? कनिष्क के किस दरबारी विद्वान ने की थी? 447 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो अश्वघोष ने की थी, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, 449 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता के सिद्धांत की चर्चा करने के कारण किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, नागा अर्जुन को कहते हैं। नागा अर्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। 450 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि नागा अर्जुन बौद्ध धर्म के किस सिद्धांत या वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो यह है ऑप्शन नंबर बी, शून्यवाद। ऑप्शन नंबर बी, शून्यवाद, याद रखेंगे। तो नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगर मान लीजिए 451 कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। इस सिक्कों के लिए सोना मुख्य रूप से कहां से प्राप्त होता है? बताइए, कहां से प्राप्त होता है जी? तो हम पाकिस्तान के हिंदू पर्वत जो है ना, हिंदू कुश पर्वत, उस जगह पे चले जाएंगे। पाकिस्तान का बताता है, बताइए। हिंदू कुश पर्वत ऐसा है? नहीं, गलत। तो याद रखिएगा, सुनिए, सही है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही होगा। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। इस सिक्कों के लिए सोना जो है मुख्य रूप से कहां से प्राप्त हुआ? तो पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत है, पर्वत के बीच में कौन पहाड़ी है? अल्ताई पहाड़ी है, समझ गए, उसी से प्राप्त होता था। कनिष्क वहीं से लाता था। चलिए, 452 सवाल आपके स्क्रीन पर है। कनिष्क के सिक्कों पर उन्हें किस वेशभूषा में दिखाया गया है जो उनके सैन्य स्वभाव को दर्शाता है? सैन्य स्वभाव की सैन्य प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो उन्हें एक सैनिक वेशभूषा दिखाया गया है। किसे? कनिष्क को दिखाया गया है, समझ गए। तो कहां पे है? एक सैनिक वेशभूषा दिखाया गया है। सैन्य मतलब सैनिक। चलिए, 453 सवाल आपके स्क्रीन पर है। कनिष्क के समय उत्तर भारत का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, जहां से चीन और रोम के साथ व्यापार होता है? तो जहां चीन और रोम के साथ व्यापार होता है वो बता दीजिए। तो वो बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, ताम्रलिप्त, जो बंगाल में है। ताम्रलिप्त जो बंगाल में है, याद रखना है। तो उत्तर भारत में ताम्रलिप्त और दक्षिण में सपारा प्रमुख थे, याद रखिएगा, कनिष्क के लिए।
बंदरगाह के रूप में। चलिए 454 सवाल है कि किस अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रिन सी जिसे पौष बोलते हैं, पौष से यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क का सर्वाधिक व्यापार रोम के साथ होता था। ठीक है, तो देखिए ये जो पेरिपल्स है ऑफ द एरिथ्रिन सी, ठीक है, इस ये जो लिखा गया है, अज्ञात लेखक हैं तो हैं अज्ञात यूनानी लेखक, इसमें पता नहीं चला कि कौन है, अज्ञात यूनानी लेखक हैं लेकिन लिखा गया उसी से पता चला है। चलिए 455 सवाल है, भारत में नाशपाती की खेती पहली बार किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? भारत में नाशपाती का खेती हुआ था, पीर जिसे बोलते हैं, पियर बोलते हैं, तो खेती हुई थी, पहली बार हुई थी, किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। 456 है, अरब नाविक हिप्पोलस ने किस काल में मानसून की खोज की गई थी जिससे समुद्री व्यापार को नई दिशा मिली? समुद्री व्यापार को नई दिशा मिली, बताइए। अरब नाविक हिप्पोलस ने किस काल में मानसून की खोज की थी जिससे समुद्री व्यापार को नई दिशा मिली? तो ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क के समय। 457 है कि कनिष्क को उनकी महानता और बौद्ध धर्म के संरक्षण के कारण किन अन्य नाम से, मतलब किसे अन्य नाम से जाना जाता है? समझ गए? तो ऑप्शन नंबर बी द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। कनिष्क को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। 458 सवाल है कि कनिष्क की मृत्यु के बाद कुषाण साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण यही था कि उत्तराधिकारियों का अयोग्य होना, उसमें राजा अयोग्य थे और सामंतों को अलग होने लगे थे छोटे छोटे पार्ट में, यही सबसे बड़ा कारण था। समझ गए? और सबसे हानिकारक था। अगर मान लीजिए 459 सवाल है कि कुषाण वंश के अंतिम शासक के रूप में किसका उल्लेख मिलता है जिसके बाद सामंतों ने गुप्त वंश की नींव रखी? बताइए। तो वो है ऑप्शन नंबर सी वासुदेव रखे थे गुप्त वंश का। वासुदेव जो है कुषाण वंश का अंतिम शासक थे, ये जान लीजिए, उसके बाद गुप्त वंश आ चुका था। ठीक है, मतलब इस सवाल को मैंने अलग ढंग से बोला लेकिन आप समझिए कि कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव, तभी तो गुप्त वंश बनेगा। तो वासुदेव का अंत, गुप्त वंश का उदय। चलिए आगे चलेंगे, और भी जो कनिष्क के समय में जो हुआ था कुषाण के समय में और जानते हैं। कुषाण वंश में जो कनिष्क है उसके समय की बात करते हैं। कनिष्क के समय रेशम मार्ग, सिल्क रूट जिसे बोलते हैं, पर कुषाणों का नियंत्रण था। इस मार्ग से होने वाले व्यापार पर कनिष्क क्या वसूलता था जो उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत था? बता दीजिए। तो वो है व्यापारिक कर, टैक्स है। क्या है? व्यापारिक कर। 461 प्रश्न है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस राजवंश के शासनकाल को कहा जाता है? बताइए। भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस राजवंश के शासनकाल को कहा जाता है हम जानना चाहते हैं, और बता सकते हैं तो बताइए। बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश। 462 प्रश्न है कि गुप्त शासक मूल रूप से किस वर्ग और जाति से संबंधित थे और वे किन शासकों के सामंत थे? बताइए। 462 प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर बी वैश्य कुषाणों के हैं, वैश्य कुषाण। 463 प्रश्न क्या है? बताइए। गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में किसका उल्लेख मिलता है जिन्होंने बिहार के स्थान पर उत्तर प्रदेश को अधिक वरीयता दी? बताइए। अधिक वरीयता दी है। 463 प्रश्न का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त, याद रखिएगा, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने इस वंश की स्थापना की थी। अगर मैं मान लीजिए 464 प्रश्न की बात करेंगे, श्रीगुप्त के बाद गुप्त वंश का अगला शासक कौन बना जिसे वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है? तो जिसे वास्तविक संस्थापक नहीं मानते हैं उसे हम घटोत्कच बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी घटोत्कच। 465 प्रश्न की बात करते हैं, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जिन्होंने अपनी राजधानी कौशंबी को बनाया था। अपनी राजधानी कौशंबी को बनाया था, ये बता दीजिए। तो 465 प्रश्न का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त प्रथम, याद रखिएगा। चलिए 466 प्रश्न आ चुके हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह के उपलक्ष्य में किस प्रकार के सिक्के चलाए थे? तो किस प्रकार के सिक्के चलाए थे बता सकते हैं? तो उन्होंने राजा रानी प्रकार के स्वर्ण सिक्के, मतलब दिनार चलाए थे, उस समय दिनार थे, याद किया, राजा रानी के प्रकार के दिनार चलाए, सिक्के चलाए। 467 सवाल है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था?
और कौन रहेगा? चंद्रगुप्त प्रथम ही रहेगा, और क्या रहेगा? जो कि सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण किया था, है ना। चलिए 468 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? गुप्त संवत भी आए थे, तो ये 319 से लेके 320 ईस्वी में गुप्त संवत की, गुप्त वंश में गुप्त संवत की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, ये भी स्क्रीन आपके मतलब क्वेश्चन ऑप्शन सही है, सी। चलिए 469 सवाल है कि गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था जहां से बौद्ध और हिंदू दोनों शिक्षाएं जो है शिक्षाएं दी जाती थी? मतलब बौद्ध धर्म की भी शिक्षा, हिंदू धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। बताइए, मतलब वैदिक, भागवत, ये सब की भी शिक्षा दी जाती थी। वो था और कोई नहीं, गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय। ये बात सत्य है? नहीं, यही तो गलत है। उज्जैन उस समय था गुप्त वंश के लिए प्रमुख केंद्र, अगर पूछे बौद्ध धर्म और हिंदू दोनों के लिए, तो वो था उज्जैन। वो था उज्जैन, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा तो बाद में आएगा। चलिए 470 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गुप्त वंश के किस शासक के शासनकाल में पहली बार पारा का आविष्कार हुआ और शतरंज के खेल की शुरुआत हुई? सोचिए, गुप्त वंश की शुरुआत जब हुआ था ना, उस समय शतरंज की खेल हुई। और शतरंज को ही चतुरंग बोलते हैं, क्योंकि जो शतरंज खेलना जान गया, चेस खेलना जान गया, वो मंत्री बनना जानता है। क्योंकि राजा सिर्फ गद्दी पर बैठ सकता है, लेकिन किंग मेकर बनना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आजकल आपको किंग मेकर बनना है, एग्जाम क्रैक करना है, जॉब लेना है, तो किंग मेकर का काम कीजिए। राजा तो बनिए जाइएगा जैसे किंग मेकर बनिएगा। तो जैसे चाणक्य, चंद्रगुप्त मौत था गद्दी पर, लेकिन उनके पीछे का किंग मेकर कौन था? चाणक्य। उसी तरह याद रखिएगा, तो उस समय शतरंज का खेल शुरुआत हुआ था, पारा का आविष्कार हुआ था। समझ गए? किस काल में? गुप्त काल में, है ना। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि आपके अंदर पॉजिटिविटी हो। नेगेटिविटी तो हमेशा है ही हमारे जीवन में, कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, दुख हो, सुख हो, सब में नेगेटिविटी है। जब पॉजिटिविटी अपने अंदर लाइएगा ना, वही सबसे बड़ा पावर है। क्योंकि दुख में हंसना सबसे बड़ा पावर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। हर स्थिति में, अगर जॉब हुआ है उसके बाद भी दुखी है, शादी होगी, विवाह होगी, बच्चे होंगे, बीमारियां, क्या नहीं है, तो क्या हमेशा रोते रहेंगे? नहीं। जो लक्ष्य हमने पाया है, जिस धरती पर मुझे जन्म हुआ है, जब तक मैं जीवित हूं, उस लक्ष्य में खुशियों के साथ जीऊंगा। दुख आएगा तो भी मुस्कुराऊंगा, यह सिद्धांत अपना लीजिए। क्योंकि दुख ही सबसे बड़ा सुख है, ये मान के चलिए, तो कभी दुख होगा ही नहीं। ये बात मान लीजिए, ये मैं चैलेंज के साथ देता हूं। जिस दिन आप दुख को अपना लिए ना सुख में बदलने के लिए, उसी दिन आपका ईश्वर आपका नियति बदल देगा, आपको तकदीर बदल देगा। ये मैं बताता हूं, बस ठानना शुरू कीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 471 क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं 371 प्रश्न। इससे पहले एक मोटिवेशनल डायलॉग सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा, इग्नोर करना होगा तो स्किप कर लीजिएगा। अगर किसी को जीवन में जीना है तो एक एज के हिसाब से चलें, और हमें लगता है जिसको अपनी तैयारी करनी है, जिसको जॉब लेनी है, वो ब्रह्मचर्य जीवन शुरू कर दे। सिर्फ 3 महीने ब्रह्मचर्य करके देखें और तैयारी सिर्फ फोकस करें जॉब पर। रिजल्ट ना हो तब बताइएगा। बस बीच में किसी को भटकाने के लिए लाइए मत। 3 महीने मोबाइल को ऑफ कीजिए, सिर्फ वीडियो देखने के लिए यूज कीजिए, इससे ज्यादा कुछ मत कीजिए। 3 महीने ब्रह्मचर्य जीवन जी के देखिए, आपका किस्मत नहीं बदलता तो बताइए। क्योंकि मन भटकते हैं तभी दिक्कत होती है, अन्यथा नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं। अब डिपेंड करता है वैकेंसी पे भी, चलिए वो सब बातें छोड़िए। 371 प्रश्न की बात करते हैं। 371 प्रश्न है, समुद्रगुप्त की नीतियों और विजय अभियानों की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है, जिसकी रचना उनके दरबारी कवि हरिसेन ने की थी? दरबारी कवि कौन था? हरिसेन था। किसके दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि था। तो किसमें मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलती है, जो कि इलाहाबाद अभिलेख भी बोलते हैं। समझ गए? जो कि समुद्रगुप्त के विजय की जानकारी मिलती है। चलिए 472 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। समुद्र ने मतलब समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत, मतलब जिसे आर्यवर्त बोलते थे, उत्तर भारत को, कि कितने राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य में मिला लिया था? मतलब जीत गया था समुद्रगुप्त और अपने राज्य में मिला लिया था। बता दीजिए, तो वो था 9 राज्य को जीता था। ऑप्शन नंबर बी कहाँ है? यहाँ पे है। चलिए और भी बातें करें। 473 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत, जिसे हम दक्षिणावर्त बोलते हैं, कि 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, लेकिन उन्हें अपने साम्राज्य में मिलाने के बजाय केवल कर लेकर छोड़ दिया था। मतलब साउथ इंडिया के 12 राज्य को जीत गया था,
कौन? समुद्रगुप्त। लेकिन सिर्फ उनसे टैक्स लेता था और कुछ नहीं। उनकी इस नीति को क्या कहा गया? ये समुद्रगुप्त की नीति, जो टैक्स लेने की नीति थी, उसे क्या कहा गया? जो साउथ इंडिया के लोगों के 12 राज्यों से लेते थे, बताइए। तो उसे धर्म विजय कहते थे। क्या कहते थे? धर्म विजय कार्य कहते थे, जिसे ग्रहण मोक्षा अनुग्रह कहते थे। समझ गए? चलिए, ग्रहण करते थे। 474 प्रश्न क्या है? किस इतिहासकार ने समुद्रगुप्त की सैन्य विजय से प्रभावित होकर उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था? बताइए, कौन ऐसा इतिहासकार है जिन्होंने समुद्र की जो सैन्य नीति थी या विजय हो रहा था, जीत रहा था, उसे देखकर भारत का नेपोलियन कहा? तो कौन कहा? वो कहने वाला और कोई नहीं, विंस्टन स्मिथ है। कौन है? B.A. स्मिथ बोला जाता है। तो B.A. स्मिथ जो है, विंसेंट स्मिथ ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अपनी पुस्तक में भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। चलिए, 475 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। समुद्रगुप्त की बातें कर रहे हैं, तो समुद्रगुप्त को उनके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनके किस शौक को दर्शाता है? बताइए, कौन शौक को दर्शाता है? तो बताएगा भाई, संगीत में बहुत हैं, संगीत प्रेमी हैं, कविराज हैं। समझ गए? तो संगीत प्रेमी कहा जाता है, कविराज भी कहा जाता है। चलिए, 476 प्रश्न है, 476 क्वेश्चन। समुद्रगुप्त ने अपनी विजय के बाद कौन सा यज्ञ जो है करवाया और अश्वमेध यज्ञ भी कहिए या अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की थी? अश्वमेध यज्ञ करवाया तो अश्वमेध कर्ता भी कहलाया। तो उपाधि जैसे ही उपाधि है तो नाम भी वैसा ही कुछ होगा ना। तो अश्वमेध यज्ञ करवाया, इसलिए उसे अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण कर लिया था। कौन? समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त की बात हो रही है तो याद रखिएगा कि जब अश्वमेध यज्ञ करवाया उसी समय सिक्के भी जारी किए थे। समझ गए? चलिए, 477 प्रश्न क्या है कि श्रीलंका के किस राजा ने समुद्रगुप्त के दरबार में दूत भेजकर गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? सोचिए, गया का जो बौद्ध मंदिर है उसे बनाने की अनुमति मांगी थी, अभी श्रीलंका का राजा था और समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो कौन राजा था जी? बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए, मेघ वर्मन। मेघ वर्मन, कहीं कहीं मेघ वर्मन कर देता है, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए, 478 सवाल है। कृष्ण चरित्र पुस्तक की रचना करने के कारण समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारा जाता है? तो समुद्रगुप्त को किस नाम से पुकारते हैं, बता सकते हैं? 478 सवाल है। ऑप्शन नंबर सी, कविराज के रूप में जानते हैं, संगीत प्रेमी जानते हैं, है ना। चलिए, साहित्य में रुचि था ना। आगे सवाल है कि 479 सवाल है, समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान किस प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु को राजकीय संरक्षण दिया गया था? बताइए, कौन ऐसा था जो कि समुद्रगुप्त के समय में एक बौद्ध भिक्षु थे जिन्हें राजकीय संरक्षण मिला था, मतलब बॉडीगार्ड रूप में? बताइए, तो वो थे वसुबंधु। वसुबंधु उनके दरबार में थे। ठीक है, बौद्ध विद्वान थे वो वसुबंधु, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में था, मतलब थे। सम्मान दीजिए, क्योंकि धर्म की बात है, कोई भी धर्म हो सम्मान पूर्वक होना चाहिए। 480 मतलब 80 मतलब 480 प्रश्न। 480 समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उन्हें सैनिक वेशभूषा में भी दिखाया गया है। जैसे कुषाण को दिखाया गया था उसी तरह समुद्रगुप्त को भी दिखाया गया है सिक्के पे। उनके काल में सबसे अधिक प्रचलित सोने के सिक्के किस शैली में आए थे? राजा रानी की शैली में आए थे कि कुछ और शैली में आए थे जी? तो हम बताएंगे कि नहीं भाई, मयूर शैली में आए थे। कुषाण के समय राजा रानी वाली शैली आई थी, है ना। तो मयूर शैली का जो आया था वो आया था सिक्का सर्वाधिक समुद्रगुप्त में। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय आया था। 481 सवाल, समुद्रगुप्त के बाद कौन सा अयोग्य शासक गुप्त गद्दी पर बैठा, मतलब गुप्त वंश के गद्दी पर बैठा, जिसकी पत्नी का नाम देवी था? उसका नाम बताइए। तो समुद्रगुप्त के बाद अयोग्य तो नहीं था भाई, ऐसा तो नहीं है, सब अयोग्य निकल जाता कैसे? इतना लंबा तो चलता नहीं। चलिए, तो थोड़ा अयोग्य था मान के चलिए, क्योंकि रामगुप्त था। रामगुप्त के बाद हट गया था, ठीक है, कोई और आ गया था। तो याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त शासक बना, जो एक अयोग्य राजा था। समझ गए? सिर्फ अपने में ही आनंदित था, तो अयोग्य ही कहलाएगा, है ना। 482 सवाल है, विशाखा दत्त की किस प्रसिद्ध पुस्तक में यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी देवी से विवाह किया था? मतलब रामगुप्त की हत्या कर दिया और उसकी पत्नी से ही विवाह कर दिया। बताइए, तो किस किताब में मिलता है जो विशाखा दत्त लिखे थे? तो वो लिखे थे देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, तो देवी चंद्रगुप्तम में रामगुप्त की हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ने कर दिया था और चंद्रगुप्त द्वितीय से विवाह कर लिया था। मतलब कौन किया था? तो अपनी रामगुप्त की पत्नी से ही कर लिया था, देवी से। तो समझिए,
483 सवाल है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? बताइए, बताएंगे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विदेशी शक्ति का अंत करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? हम जानना चाहते हैं तो शकों का अंत करके, शकों के अंत के उपलक्ष्य में कहिए विक्रमादित्य की उपाधि जो है धारण की थी, तो शकों को हराकर। चलिए 484 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि विक्रमादित्य शब्द का अर्थ क्या होता है, जिससे इतिहास में कुल 14 शासकों ने धारण किया था। टोटल कितने शासक धारण किए थे विक्रमादित्य की उपाधि? 14, तो 14। तो हम बताएंगे उसका नाम है शूरवीर। क्या नाम है? शूरवीर, ब्रह्मांड का विजेता जिसे कहा जाता है विक्रमादित्य। चलिए 485 सवाल है, कितने राजा विक्रमादित्य की उपाधि लिए हैं अभी तक इतिहास के अनुसार? तो 14, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध विद्वान ने भारत की यात्रा की थी? बताइए, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में किस प्रसिद्ध चीनी बौद्ध विद्वान ने भारत की यात्रा की थी? हम जानना चाहते हैं तो ऑप्शन नंबर सी फाहियान। ऑप्शन नंबर सी फाहियान है। समझ गए, फाहियान आया था। चलिए ये बात तो मान गए, और भी बातें मानते हैं तो मानिए। 486 सवाल है, फाहियान द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत, जिसे किताब का नाम है, तो यात्रा वृत्तांत है, बता दीजिए। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी है जी, बताइए तो यस, फाहियान का यात्रा वृत्तांत जो है, जिसका नाम है फो क्यू की नाम से जाना जाता है। फो क्यू की नाम से जाना जाता है। पुस्तक भी कह सकते हैं, पुस्तक ही है ना, किताब ही है ना यात्रा वृत्तांत। 487 प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला नवरत्नों में सबसे प्रमुख विद्वान कौन थे? बताइए, सबसे प्रमुख विद्वान कौन थे जी? तो कालिदास का नाम सुनते हैं, एकदम सुनते हैं, तो कालिदास ही तो थे। समझ गए, नवरत्नों में सबसे प्रमुख विद्वान कालिदास, जो कि कालिदास का कहानी सुने होंगे कि कालिदास उस समय शुरुआती दौर में बहुत मूर्ख थे, लेकिन कहा जाता है ना कि ठोकर लगता है तभी तो ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए तकलीफ जीवन में अगर नहीं हो तो लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करिएगा? इसलिए अगर जीवन में सुखी है तो वो आदमी लक्ष्य नहीं पा सकता, अगर जीवन में दुख है तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। किसी भी चीज के क्षेत्र में जाइए, जरूरी नहीं कि जॉब के क्षेत्र में, अगर आपके जीवन में अगर जॉब है तो कुछ ना कुछ और पाने की इच्छा रखिए, क्योंकि एक लक्ष्य पे टिकिए मत, क्योंकि लक्ष्य लिमिटेड है। चलिए दे देता हूँ, कभी कभी मोटिवेशन दे देता हूँ, क्योंकि थोड़ा एमसीक्यू कर रहा है, बोर हो जाएगा। पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो स्किप करके आगे चलिए। गुप्त काल में पहली बार चांदी के सिक्के, जिसे हम रूपक कहते थे, चलाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? बताएंगे, किसे दिया जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है ना। चलिए 489 सवाल आपके सामने है, चंद्रगुप्त द्वितीय का न्याय का सिंहासन किस धातु वस्तु का बना था, जिसके कारण वे न्याय के लिए प्रसिद्ध थे? वे न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी पत्थर का। किसका? पत्थर का बना था। याद रखिएगा, सिंहासन जो था स्टोन का बना हुआ था। चलिए, धातु वस्तु का बना था, पत्थर का। चलिए 490 प्रश्न बताएंगे। गुप्त वंश के किस शासक के काल में हिंदू धर्म का सर्वाधिक विस्तार हुआ? किसके काल में हुआ था जी? गुप्त वंश के कौन सा उस समय राजा था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हिंदू धर्म का सबसे अधिक विस्तृत हुआ था, विस्तार हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। विक्रमादित्य का अर्थ क्या होता है? शूरवीर या ब्रह्मांड का विजेता, है ना। चलिए 491 सवाल है आपके स्क्रीन पर है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक कौन बना जिसने सर्वाधिक अभिलेख खुदवाए और कार्तिकेय प्रकार के सिक्के बनाए? कार्तिकेय प्रकार के सिक्के बनवाए थे, बताइए कौन ऐसा था भाई? बहुत ही चर्चा में है, लगता है रामगुप्त तो टपक गए थे, तो रामगुप्त का तो कोई वैल्यू है नहीं। और भी बताया जाए तो भाई कुमारगुप्त ही ऐसा गुप्त वंश का शासक था जिन्होंने सर्वाधिक अभिलेख लिखवाए, टोटल 18 बताया जाता है। और मयूर जो कार्तिकेय सिक्के चलाए थे, मयूर कह दीजिए या कार्तिकेय कह दीजिए, है ना। अब देखिए कार्तिक जो हैं, कार्तिक भगवान हैं, है ना, शंकर जी के पुत्र हैं, वो किस पे बैठते थे? मयूर पे, मतलब मोर पे। तो मयूर कहिए या कार्तिकेय कहिए, सिक्के चलवाए थे, और चलवाने वाला कौन था? कुमारगुप्त था। चलिए आगे चलिए और चलते हैं। 492 सवाल आपके स्क्रीन पर है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के द्वारा की गई थी, जिसे महायान शाखा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने करवाया था जी, जिसे महान शाखा के रूप में जानते हैं, ऑक्सफोर्ड कहते हैं उस यूनिवर्सिटी को? बताइए। तो हम कहेंगे कुमारगुप्त को। किसे बोलेंगे? कुमारगुप्त ही जो था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है ना।
तो कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय। 493 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 1198 मतलब 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किस तुर्क आक्रमणकारी ने सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया था? दीजिए नंबर तो दे दिया। मतलब यहाँ पे आंसर कुछ और देना चाहिए था, कुछ दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, दिया क्या है बता देते हैं कि 1198 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय को किस तुर्क आक्रमणकारी के सेनापति बख्तियार खिलजी ने ध्वस्त कर दिया। तो किसका सेनापति था बख्तियार खिलजी? कुतुबुद्दीन ऐबक का था ना जी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को 1198 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया, जला दिया। आज सोचिए कि बख्तियार खिलजी का इलाज भी नालंदा विश्वविद्यालय में चला था क्योंकि बीमार था वो। लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति क्या कर सकता है? कुछ भी कर सकता है। जलन के मारे जला दिया। चलिए छोड़िए, चलिए 4 हो सकता है समय था उस समय तक का। 494 सवाल आपके स्क्रीन पर है। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन बना जिसके शासनकाल में भारत पर हुनों का भयंकर आक्रमण हुआ था? कुमारगुप्त के बाद अगला शासक कौन था जी जिसके समय हुनों का भयंकर आक्रमण हो गया? बताइए, हुनों का आक्रमण हो गया था। उस समय था स्कंदगुप्त। समझ गए? स्कंदगुप्त था, लेकिन स्कंदगुप्त कमजोर है थोड़ी। स्कंदगुप्त के समय हुनों का सफल प्रतिरोध किया गया। लड़ने वाला कौन था? स्कंदगुप्त। कमजोर राजा थोड़ी था, है ना। चलिए 495 सवाल है। हुनों के आक्रमण को विफल करने की जानकारी स्कंदगुप्त के किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि हुनों का आक्रमण हुआ लेकिन हुनों को भागना ही पड़ा? ये कौन से अभिलेख में मिलता है स्कंदगुप्त के? बताइए। तो वो स्कंदगुप्त का जो अभिलेख है उस अभिलेख का नाम है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख बहुत ही फेमस है, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, जिसमें हुनों पर विजय की प्राप्ति की बात कहा जाता है और सुदर्शन झील के पुनः निर्माण की पुष्टि भी करता है। और पुनः निर्माण करवाया कौन था बता दीजिए? जो कि सुदर्शन झील बनवाने वाला चंद्रगुप्त मौर्य था, और उसका पुनः निर्माण करवाने का श्रेय भी पता है। और एक बाहरी विदेशी आदमी था जिसका नाम आप जानते हैं। और मेरा अगर शुरू से एमसीक्यू देखते आ रहे हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा कि सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाने का श्रेय किसे जाता है? जिसने अभिलेख लिखवाया उसने ही। वो लिखवाया, बताइए। इससे ज्यादा हिंट नहीं देंगे। 496 सवाल है कि भारतीय इतिहास में सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य 510 ईस्वी में 510 ईस्वी ईयर बोलिए कि किस अभिलेख से मिलता है जो भानुगुप्त के समय का है? मतलब उस समय भानुगुप्त शासक था। समझ गए? बताइए। तो ये मिलता है सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है 510 ईयर्स में मिलता है। तो इसका कारण है, क्या कारण है हम भी नहीं जानते, लेकिन आप जानते हैं। आपको ऑप्शन देख के पता होगा, एरन अभिलेख। एरन अभिलेख में ही आपको मिलता है सती प्रथा का पहला प्रमाण, जो कि कहाँ है? एमपी में है। एमपी मध्य प्रदेश। चलिए 497 आपके सवाल आपके स्क्रीन पर है। बताएंगे गुप्त वंश का अंतिम शासक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। अंतिम शासक कौन है गुप्त वंश का? बता दीजिए। तो विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है अंतिम शासक था। अंतिम शासक था गुप्त वंश का। चलिए और भी बातें करते हैं। 498 सवाल आपके स्क्रीन पर है। बताएंगे तो हम बताएंगे गुप्त काल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई देश जो है होती थी, जिसके शासक को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, गुप्त काल के प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो है देश है। और देश है मतलब देश है, तो यहाँ पे देश में जो व्यक्ति नियुक्त होते थे, जो शासक होते थे, उसे क्या कहा जाता था? ये सवाल आपसे पूछ दिया। बताइए। तो हम बता देंगे, हम जानते हैं। उपरीक बोलते हैं। उपरीक बोलते थे? नहीं, गोपना बोलते थे। क्या बोलते थे? गोपना। उपरीक किसे बोला जाता था पता है? भुक्ति मतलब प्रांत के प्रशासक को बोला जाता था उपरीक, और देश के प्रशासक को बोलते थे गोपना। किस में बोलते थे? गुप्त वंश में। अब प्रशासन की बात हो रही है, गुप्त वंश का सवाल खत्म हुआ नहीं है, और हार्ड सवाल आने वाला है। देख रहे हैं? देखिए 499 प्रश्न, इसमें रिपीट क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा। फायान के अनुसार अगर चलते हैं, फायान के पुस्तक के अनुसार चलिए, कि गुप्त काल में समाज का कौन सा वर्ग जो है अछूत माना जाता था और उन्हें चांडाल कहा जाता था? किसे कहा जाता था गुप्त काल में? बताइए। तो देखिए इसमें फायान के जो बुक है उसमें चांडालों की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हैं। ठीक है, ये तो हम मानते हैं। तो जो अभी के हैं उनके अनुसार बताइए। तो हम बताएंगे भाई 499 है कि ऑप्शन नंबर सी, निम्न जाति के लोग। 500 प्रश्न है कि अजंता की प्रसिद्ध गुफाओं या गुफा जो है महाराष्ट्र में है, का निर्माण जो है मुख्य रूप से किस काल में हुआ था? जिनमें
गुफा संख्या 16 और 17 और 19 गुप्तकालीन है। तो 16 और 17 जो है और 19 जो है गुप्तकालीन के समय का गुफा है और अजंता की प्रसिद्ध गुफा है, महाराष्ट्र में है, ये हम जानते हैं। और निर्माण जो है मुख्य रूप से किस काल में हुआ था ये पूछ रहा है, तो किस काल में होगा। अब गुफा की संख्या 16, 17 तो 19 तो हम समझ गए गुप्त काल का है। तो हम जानते हैं कि अजंता का जो गुफा है ये गुप्तकालीन का ही होगा, क्योंकि यहीं पे आंसर दे दिया गुप्तकालीन का 16, 17 और 19, तो गुप्त काल का ही होगा ना जी अजंता का गुफा, है ना। चलिए कहाँ है अजंता का गुफा, महाराष्ट्र में है। और क्या, इतना सोचना क्या है कि नहीं। जोश एनर्जी के साथ रहिए, पॉजिटिविटी के साथ रहिए। जिस दिन आपके मन में पॉजिटिविटी आ गया, क्वेश्चन को आप समझ गए, क्वेश्चन आपको समझ जाएगा। समझ गए, क्वेश्चन से प्रेम कीजिए, क्वेश्चन भी आपको प्रेम देगा अवश्य, ये बात तो सत्य है। 501 प्रश्न है कि गुप्त काल में सिंचाई के लिए किस यंत्र के प्रयोग का विवरण वानभट्ट की रचनाओं में मिलता है। बताइए, वानभट्ट की रचनाओं में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर सही है। बी जो है सही है, घंटी यंत्र, तुला यंत्र बोलते हैं, जो कि नागार्जुन सॉरी वानभट्ट की रचनाओं में मिलता है। ये गुप्त काल में जो सिंचाई के लिए एक यंत्र हुआ था जिसे घंटी यंत्र बोलते हैं, तुला यंत्र बोलते हैं, ठीक है, वानभट्ट की रचना है, ये रचनाओं में मिलता है, किताब में मिलता है, ये बात समझ गए। और हाँ एक बात ध्यान रखिएगा, आप बहुत सारे क्वेश्चन, हल्का क्वेश्चन को भी कई लोग गलत लगा के आते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को आप अपना समझते ही नहीं। क्वेश्चन सोचने बहुत ईजी है, अरे छोड़ो ना, ये पढ़ने की आवश्यकता क्या है। इसलिए किसी चीज को, क्वेश्चन को अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो क्वेश्चन भी आपको इग्नोर करेगा, ये बात नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे मानसिक सोच पे ही डिपेंड करता है। अगर किसी चीज को आप हल्के में ले रहे हैं तो समझिए आपको भी हल्का बना देगा। इसलिए उसे उतना ही समझिए कि माध्यम मार्ग वाला जो सिस्टम है वो अपना लीजिए। कोई भी क्वेश्चन को अगर आपके नजरों के सामने जा रहा है तो उसे एक बार जरूर देख लें, तभी आपका एग्जाम निकलने में बहुत ही बड़ा हाथ रहेगा। मूल मंत्र कहिए वो है। तो किसी क्वेश्चन पे उंगली उठाने से पहले ये सोचिए कि ये क्वेश्चन कभी भी हो सकता है भूल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन को हल्के में मत लें, क्वेश्चन को प्रेम करें, क्वेश्चन आपको करेगा, अवश्य करेगा। चलिए 501 प्रश्न है कि गुप्त काल, ये तो हो गए। 502 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि 502 है कि अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश के अनुसार गुप्त काल में कितने प्रकार की कृषि भूमि का उल्लेख मिलता है। तो कितने प्रकार की कृषि भूमि का उल्लेख मिलता है अमरकोश के अनुसार। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश है, उसके अनुसार गुप्त काल में कितने प्रकार के कृषि भूमि का उल्लेख मिलेगा। तो आपको जानना है कि 12 प्रकार की भूमि बताई गई है। कितने प्रकार की? 12 प्रकार की भूमि बताई गई है। अगर मान लीजिए 503 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गुप्त काल में भू राजस्व कर टैक्स की दर जो है उत्पादन का कितना भाग होती थी। जैसे मौर्य में हम पढ़े थे 1/4, 1/6, 1/8 जैसे पढ़े थे, शासक के हिसाब से बनते थे। उसी तरह गुप्त काल में भू राजस्व भी बनते थे, टैक्स भी मिलते थे, लेकिन कैसे बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो यह है 1/4 से 1/6 भाग दिया जाता था। टैक्स जो है 1/4 से 1/6, ये मौर्य काल में भी यही सिस्टम था, गुप्त काल में भी यही सिस्टम था लगभग। चलिए 500 आपके सामने है, 504 प्रश्न है। 504 प्रश्न है, सम्मिलित कीजिए। गुप्तकालीन मंदिर एवं स्थान की बात हो रही है। तो चलिए गुप्तकालीन और मंदिर के स्थान की बात कर रहे हैं, तो विष्णु मंदिर की बात करेंगे, शिव मंदिर की बात करेंगे और दशावतार मंदिर की बात करेंगे। तो है कहाँ, ये मिलान करना है, उस हिसाब से आंसर आपको लगाना है। तो 504 प्रश्न है, तिगवा जो है, तिगवा में विष्णु जी का है, तो तिगवा विष्णु मंदिर है, याद रखिएगा, जो कि जबलपुर में है। तो ए का बी तो आंसर हो जाएगा, तो आपका ए वाला यहाँ दिख रहा है, एक डी दिख रहा है, ठीक है ऑप्शन। तो बी और सी को काट दीजिए, कोई मतलब नहीं है। चलिए ये हो गए। भुमरा, भुमरा एक जगह है, भुमरा में शिव मंदिर है। तो शिव मंदिर में जगह भुमरा, भुमरा जो है कहाँ है, सतना में है। तो 2 का सी है, 2 का सी है, तो मतलब ये भी खत्म हो गए, मतलब ए आंसर है, समझ गए। मतलब 3 का दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में, देवगढ़ ललितपुर जगह है, वहां पे है। चलिए 505 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और बताना है कि गुप्त काल में जो है क्षेत्र किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था। गुप्त काल में जो क्षेत्र होते हैं वो किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था, बताइए, जानना चाहते हैं। 505 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि को। 506 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गुप्त काल को किस भाषा में या किस भाषा के साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, जो इस वंश की दरबारी भाषा थी। तो इस वंश की दरबारी भाषा थी, बता दीजिए। 506 प्रश्न हैं, तो ये हैं ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, याद रखेंगे। संस्कृत जो है गुप्त वंश की आधिकारिक और दरबारी भाषा थी। अगर मान लीजिए 507 प्रश्न की बात करेंगे, 507 प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक
मृच्छकटिकम की रचना गुप्त काल में किसके द्वारा की गई थी? बताइए। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना गुप्त काल में जो है किसके द्वारा की गई थी? जानना चाहते हैं तो वो है ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रक। ऑप्शन नंबर बी, क्षुद्रक। क्षुद्रक ने लिखे थे मृच्छकटिकम। चलिए 508 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है। गुप्त काल में गणिका या कुटनी, गणिका या कुटनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? बता दीजिए। 508 प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी है वेश्यावृत्ति में लिप्त महिलाओं के लिए कहा जाता है कुटनी या गणिका। समझ गए? चलिए 509 प्रश्न है कि अफगानिस्तान के बामियान में स्थित बुद्ध की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, जिसे बाद में तालिबान ने नष्ट कर दिया, किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई गई थी अफगानिस्तान में, वो भी बामियान में, बामियान में। समझ गए? और तालिबान लोग जो है नष्ट कर दिया था। तो बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो 509 का प्रश्न है कि ये बुद्ध की प्रतिमा गुप्तकालीन जो शिल्प थे उस समय हुआ था, गुप्त काल में बना था ये। चलिए 510 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि गुप्त काल में जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो ग्राम है, ठीक, गांव के मुखिया को क्या कहते थे? ग्राम के जो होते थे, गांव के मुखिया को क्या कहते थे? जो ग्राम होते थे वहां मुखिया बनाए जाते थे तो उसे क्या कहते थे? तो ग्रामिक कहा जाता था मुखिया को, वहां पे ग्रामिक। ऑप्शन नंबर। गोपन किसे कहते थे? उपारिक किसे कहते थे? तो देश को अध्यक्ष वहां होते थे उसे गोपन कहते थे। उपारिक जो कि प्रांत के होते थे उसे उपारिक बोलते थे। महामात किसे बोला जाता है बताइए तो? आप जानते हैं उनको, जो कि पूरा प्रशासन एकदम क्षेत्र को देख रेख करते थे। तो आगे बताएंगे और बढ़िया से। चलिए 511 प्रश्न है। चलिए 511 प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन हैं जिनकी रचना गुप्त काल में हुई थी और इसे संसार का सबसे प्रसिद्ध नीति ग्रंथ माना जाता है? बताइए। इसे संसार का सबसे प्रसिद्ध नीति ग्रंथ माना जाता है, बता सकते हैं? 511 प्रश्न का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा कहते हैं। चलिए विष्णु शर्मा जी हो गए। 512 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 512 है गुप्त काल के किस प्रसिद्ध खगोलविद ने जो है सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा है और बताया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये बताने वाला और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट है। समझ गए? ये गुप्त काल का समय की बात हो रही है। 513 प्रश्न है कि सुदर्शन झील का इतिहास बहुत पुराना है, इसका पुनर्निर्माण या जीवन उद्धार कहिए, जीवन उद्धार किस गुप्त शासक के समय उनके राजपाल पर्णदत्त ने करवाया था? बताइए कौन उस समय था गुप्त शासक जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया? उस समय राजपाल था पर्णदत्त। ये हम पढ़े थे, शुरू में ही पढ़े थे और मैंने पूछा था। आ गया सवाल। रुद्र दमन का अभिलेख है, समझ गए? उसमें बड़ी लिखा गया है, इसने भी करवाया था। लेकिन सुदर्शन झील का पुनः निर्माण गुप्त काल में हुआ था आगे, तब तीसरे नंबर पे कहीं की करवाया होगा। ठीक है, अभिलेख में बताया है। लेकिन आपको और बताना है तो मौर्य का बनाया हुआ सुदर्शन झील है ना जी। और राजपाल किसका था? पर्णदत्त ने करवाया था। बताइए क्या आंसर होगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो स्कंदगुप्त का नाम सुने हैं? स्कंदगुप्त का राजपाल था ये पर्णदत्त। समझ गए? तो स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त के माध्यम से झील का पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, समझ गए? अब किसके कौन से अभिलेख थे बताइए, और किसका लिखा हुआ अभिलेख था? तो ये ऑप्शन में था ये। 514 प्रश्न है, भारत पर आक्रमण करने वाले हुन मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले एक वर्वर और खानाबदोश कबीले थे? वर्वर और खानाबदोश कबीले थे, तो वो थे और कहीं के नहीं, मध्य एशिया के थे, याद रखना है। रुद्रदमन का ऑप्शन में देखे थे ना जी, तो गिरनार अभिलेख या जूनागढ़ अभिलेख है ना, उसी में बात ये कही गई थी। चलिए 515 प्रश्न की बात करेंगे। इसमें जो आपका जो अभी नहीं सुदर्शन झील पड़े उसकी हम बात कर रहे थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए 515 प्रश्न। देखिए हुनों के 2 प्रमुख आक्रमणकारी नेता कौन थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, उसका मुख्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाया उनका 2 प्रमुख आक्रमणकारी नेता था। बताइए 515 प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए, तोरमान और मिहिर कुल, ये दोनों था। समझ गए? तोरमान और मिहिर कुल प्रमुख जो है हुन आक्रमणकारी था। समझ जाइए, कितना भी शरीफ व्यक्ति हो, आपको अगर लगता है कि वो सही है तो जरूरी नहीं कि वो सही निकले। तो ध्यान रखें, आज के कलयुग में किसी पे संदेह अगर हो रहा है तो सही हो रहा है, क्योंकि बिना संदेह का जीवन चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होते जा रहा है। तो ध्यान रखिए, अपनी सुरक्षा खुद करें। चलिए 516 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चीनी साहित्य में हुनों को किस नाम से पुकारा गया है?
चीनी साहित्य में हुनों को किस नाम से जाना गया है? तो हम जानते हैं हंगनू कहते हैं। हंगनू कहते हैं? लगता है आपको? तो एकदम सही बात है, हंगनू कहते हैं। हैंग होकर चलते हैं लोग, है ना, चीनी बाबा लोग। चलिए आगे चलते हैं और चलते हैं 517 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कालिदास कितने अच्छे व्यक्ति हैं। कालिदास द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? अग्निमित्र और मालविका के जो प्रेम प्रसंग है पर आधारित एक पुस्तक है, उसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। देखिए अग्निमित्र और मालविका की एक प्रेम कहानी है, प्रेम प्रसंग है जो उस पे कालिदास ने लिखा है और उसी का नाम किताब को रखा गया है मालविका ग्रामी ग्रामी मित्रम, या मतलब अग्निमित्रम है ना, तो मालविका अग्निमित्रम कर दीजिए, एक ही है, दोनों मिलकर ये पुस्तक का नाम हुआ है। प्रेम प्रसंग है। देखिए जैसे हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान दिया जाता है, उसी तरह महिलाओं का सम्मान आगे लिया जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे राधा रानी है ना, आप उसी तरह मालविका अग्निमित्रम, है ना। चलिए 518 प्रश्न है कि नीतिशार नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी, जिसे गुप्त काल का महत्वपूर्ण राजनीतिक शास्त्र कहा जाता है या माना जाता है? बताइए। 518 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। ऑप्शन नंबर बी कमांडक, कमांडक कहते हैं, याद रखिएगा। 519 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। गुप्त काल के बाद किस वंश की स्थापना हुई जिसके संस्थापक पुष्पभूति थे, जो पहले गुप्तों के सामंत थे? जो पहले गुप्तों के सामंत थे वो वर्धन वंश थे, पुष्पभूत वंश के थे। कौन? वर्धन वंश। वर्धन वंश भी कहा जाता था, पुष्पभूति वंश भी कहते थे। तो गुप्त काल के बाद किस वंश की स्थापना हुई जी? तो हम बताएंगे पुष्पभूति वंश की स्थापना हुई थी। जो पहले गुप्तों के सामंत होते थे, गुप्त के अधीन होते थे, सोचिए वही ना मारेगा जो आसपास है आपके नजर पे, जो आपके बारे में हर चीज जानता है। इसलिए खुद से ज्यादा किसी और को अपनी हकीकत ना बताएं, इस इतिहास से सीखिए। समझ गए? आवाज के कलयुग में तो और भी हकीकत ना बताएं, बस उतना ही बताएं जितना उसको जानने लायक हो। इसलिए सारी इजाजत ना दें, क्योंकि आप ही को छल करके चल जाएगा और आपको बुरा लगेगा, है ना। इसलिए तकलीफ अगर बिना बताए हो तो ज्यादा अच्छा है, बताकर हो तो ज्यादा दिक्कत है। चलिए ये मोटिवेट करता हूं क्योंकि आज के कलयुग में छल कपट मोह माया ज्यादा बढ़ रहा है। चलेंगे, ये सब भाषण देते रहते हैं, सुनते रहिएगा, दिमाग पे मत लीजिएगा। और जिनके साथ हुआ है वो समझदारी के साथ आगे बढ़ें, विश्वास ना करें। 520 प्रश्न है, गणितशार के लेखक कौन है जिन्होंने गुप्तोत्तर काल में गणितीय क्षेत्र में योगदान दिया? बताइए, गणितीय क्षेत्र में योगदान दिया वो बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी श्रीधर जी दिए। कौन दिए? श्रीधर। श्रीधर ने गणितशार नामक ग्रंथ लिखा था। ये बात मानते हैं? मानते हैं। कब लिखा गया? तो गुप्त उत्तर काल में लिखा गया था, जब गुप्त का अंतिम समय चलने वाला था, चल रहा था। समझ गए? चलिए अब मान लीजिए आ जाते हैं 570 प्रश्न हैं और भी हैं। 1000 क्वेश्चन का टारगेट किया हूं मैं, और 1000 क्वेश्चन में हर सीरीज में चल रहा है 1 घंटे का सीरीज। आप अगर नहीं देखें, पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, उसी तरह चौथे सेट। और मैं बता दूं कि जिन्होंने किताब का कमेंट किए थे, मैं उनकी किताब पीडीएफ बना रहा हूँ, बनने में समय लगता है, लेकिन मैं अलग तरीके से थोड़ा बताऊंगा क्योंकि मेरे पास भी थोड़े से समय नहीं है और थोड़े मेरे घर में विवाह की जो है प्रक्रिया चल रही है। तो विवाह की प्रक्रिया चलती है तो समझ जाइए व्यस्तता तो बढ़ जाती है। तो बहन की विवाह है तो अवश्य व्यस्तता बढ़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि आपका सपोर्ट रहे, सरकार रहे, बस थोड़े से समय के लिए, फिर मैं कंटिन्यू रहूंगा ही रहूंगा, और जैसे अभी हूं वैसे रहूंगा। मेरे दोस्त 521 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 521 प्रश्न बताएंगे, 521 प्रश्न का जवाब दें। चलिए, वर्धन वंश या पुष्पभूति वंश की स्थापना पुष्पभूति वर्धन ने की थी। उन्होंने अपनी पहली राजधानी कहाँ बनाई? तो हम बताएंगे ये राजधानी जो बनाया था वर्धन वंश, जिसे हम पुष्पभूति वंश भी बोलते हैं, जो कि पुष्पभूति वर्धन नाम था। तो थानेश्वर का नाम सुने हैं? थानेश्वर, थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में पहली राजधानी थी। 522 प्रश्न आ चुके हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री हेंगशांग किसके शासनकाल में भारत की यात्रा पर आया था? तो भारत की यात्रा पर आया था, ये बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन। 523 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हेंगशांग ने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन और अध्यापन दोनों कार्य किए। उस समय वहां के कुलपति कौन थे? कुलपति कौन थे जी, बता सकते हैं? 523 प्रश्न का जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिलभद्र हैं।
कौन है? शिलभद्र हैं। 524 प्रश्न है, हर्षवर्धन के प्रत्येक 5 वर्ष पर कहाँ एक विशाल धार्मिक सम्मेलन या महामोक्ष परिषद का आयोजन किया, जिसका अध्यक्ष हेंगशांग को बनाया गया? हेंगशांग को बनाया गया था, बता दीजिए। 524 प्रश्न है, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। 525 प्रश्न है, भारत में कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो भारत में कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय बताइए। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी हर्षवर्धन को दिया जाता है। बताएंगे भारत में जो कुंभ मेला होता है ना, हर्षवर्धन के द्वारा ही शुरू किया गया माना जाता है। प्रयागराज जाइएगा, वहां पे महामोक्ष परिषद का आयोजन होता था। समझ गए? चलिए 526 प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था, जो उसकी दूसरी मतलब राजधानी भी बना था? बताइए किसका? हर्षवर्धन का। कन्नौज। कन्नौज हर्ष के समय का सबसे महत्वपूर्ण शहर था और ये दूसरा राजधानी भी था। चलिए 527 प्रश्न, हर्षवर्धन का दक्षिण भारत का अभियान किस चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर विफल कर दिया था? हर्षवर्धन का दक्षिण भारत का अभियान जो है चालू हुआ था, लेकिन कोई चालुक्य था, चालुक्य शासक ने नर्मदा नदी के तट पर ही विफल कर दिया। तो बताएंगे वो है पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को नर्मदा तट पर ही हरा दिया, आने ही नहीं दिया था पुलकेशिन द्वितीय। समझ गए? और भी बातें करें। 528 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि हर्षवर्धन की पराजय की जानकारी कर्नाटक में स्थित किस प्रसिद्ध अभिलेख से प्राप्त है? हर्षवर्धन हारा था पुलकेशिन द्वितीय से। इसका उद्देश्य, इसका महत्व कहाँ पता चलता है? कर्नाटक। कर्नाटक में एक अभिलेख है, उस अभिलेख का नाम बताइए। तो उस अभिलेख का नाम है एहोल अभिलेख, जिससे पता चलता है हर्ष पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी मिलती है। तो एहोल अभिलेख। चलिए एरन अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? जूनागढ़ अभिलेख क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रयाग प्रशस्ति क्यों इंपॉर्टेंट है? बता दीजिए। चलिए और भी बातें कर लें। और भी है 529 प्रश्न है, चीनी यात्री हेंगशांग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हेंगशांग को चीनी यात्री था, उसे एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम है, यात्री का क्या बोलते हैं? यात्रियों का राजकुमार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजकुमार बोलते हैं। और शाक्यमुनि भी बोला जाता है हेंगशांग को, और नीति पंडित भी बोला जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है, तीनों सही है। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी सही है। 530 प्रश्न आ चुके हैं, 570 प्रश्न तक चलेंगे, फिर उसके बाद और भी सवाल हैं, 1000 सवाल हैं। इसी तरह का सीरीज आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर किसका शासन हुआ? क्योंकि हर्ष की कोई संतान नहीं थी। तो हर्ष की कोई संतान नहीं थी जी। ऑप्शन नंबर बी यशोवर्मन था। यशोवर्मन, यशोवर्मन याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। 531 प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि 100 ईस्वी से लेके 250 ईस्वी के मध्य दक्षिण भारत में किन राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 विशाल सम्मेलनों या संगम का आयोजन किया गया था? बता दीजिए। इसका जवाब आपके सामने है, बताइएगा। 100 से लेके 250 ईसा पूर्व के मध्य दक्षिण भारत के किन राजाओं के संरक्षण में कवियों के 3 विशाल सम्मेलन हुए थे, जिसे हम संगम बोलते हैं? वो पांड्या राज्य में हुआ था। पांड्या राजा में, पांड्या उस समय राजा था, या देखिए पांड्या वंश भी बोल सकते हैं, जो शाही संरक्षण दिया गया था। समझ गए? चलिए बात करते हैं। 532 प्रश्न है, इतिहास में कुल कितने संगमों या कवि सम्मेलन को बोलते हैं संगम का वर्णन मिलता है, जिसमें तमिल साहित्य की रचना की गई है? तमिल साहित्य की रचना हुई है, बता दीजिए। तो हम बताएंगे 3 जो है सम्मेलन हुए थे, जिसे ये बोल सकते हैं 3 कवि सम्मेलन कह दीजिए, या 3 संगम बोल दीजिए, क्योंकि पांड्य राज्य में हुआ था, पांड्य वंश के समय हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करेंगे। 533 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 533 प्रश्न है, प्रथम संगम का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी? अगस्त्य ऋषि ने की थी। तो प्रथम संगम का आयोजन हुआ था, 3 हुआ था, जिसमें प्रथम की बात हो रही है, जिसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। तो कहाँ हुआ था? तो हम बताएंगे भाई, दक्षिण में जाइएगा ना, मदुरई, वहां पे दक्षिणी मदुरई बोलते हैं उसे। ऑप्शन नंबर सी है ना। अब जो है जलमग्न हो चुका है, दक्षिणी मदुरई जो है जहां पे प्रथम संगम हुआ था, वो जलमग्न हो चुका है। चलिए 534 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम, जिसे अलैव में हुआ था, बताइए अगस्त ऋषि के बाद इसकी अध्यक्षता किसने की थी? द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में हुआ था, अगस्त ऋषि के बाद इसकी अध्यक्षता किसने किया? पहला तो अगस्त ऋषि किए, तो दूसरा बताइए। तो दूसरा तो हम जान गए कि कपाटपुरम में हुआ, जिसे एलय बोलते हैं, उस जगह पे हुआ, लेकिन अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछ रहा है।
34वां प्रश्न है, तो तोल का पियर बोलेंगे, तोल का पियर या तोल का पियर ही बोलिए, अध्यक्ष पीपीआर, पीपीआर डबल पाया ना इसलिए तोल का पियर बोल दीजिए। चलिए 535 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तोल का पीएम भी बोल सकते हैं, तोल का पियर भी बोलते हैं। नामक प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना किस संगम के दौरान हुआ था? देखिए तोल का पियर जी तोल का पीएम लिख दिए, क्योंकि तोल का पियर जो है दूसरे संगम के अध्यक्ष थे, ये हम समझ गए। और इन्होंने अपने नाम से ही तोल का पीएम नामक एक प्रसिद्ध तमिल व्याकरण निकाल दिए, ग्रंथ निकाल दिए। और ये किस संगम के दौरान हुआ? द्वितीय संगम के दौरान हुआ, क्योंकि तोल का पीएम क्या थे? तोल का पियर अध्यक्ष थे, इसलिए तोल का पीएम किताब लिख दी, वो भी तमिल व्याकरण है। 536 प्रश्न है, तृतीय संगम आयोजन उत्तरी मदुरई में हुआ था, इस संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बता दीजिए। तो तृतीय संगम का आयोजन उत्तरी मदुरई में हुआ था, इस संगम की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? बता दीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी नकीरर, ठीक है, नकीरर बता देंगे, याद रखने वाली बात है। क्या ये बात सत्य है? तो नहीं है, सही है, सत्य। मतलब तृतीय संगम के अध्यक्ष पूछे तो नकी रर बता दिएगा। और ये तृतीय संगम का आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तरी मदुरई में हुआ था, दक्षिणी मदुरई में प्रथम, और द्वितीय कहाँ हुआ था? बता सकते हैं? कुटमपुर थाने जी, है ना। और दूसरा संगम का अध्यक्ष कौन था? तोलकापियर थे। और तीसरा का कौन हो गया? नकीकर, जो कि कहाँ हुआ? उत्तरी मदुरई में हुआ। ऐसे ही याद कर लीजिए। चलिए 537 प्रश्न है, तमिल साहित्य का जनक किसे माना जाता है? जो मूल रूप से काशी में रहने वाले थे। मतलब सोचिए, काशी मतलब बनारस के रहने वाले थे और तमिल साहित्य के जनक कहलाए। बताइए उनका नाम जानते हैं आप? जानते हैं, अवश्य जानते हैं। व्याकरण कौन लिखा? तोलकापियम लिखे जी। तो तोलकापियम किताब लिखा गया ना हिंदी व्याकरण का, द्वितीय संगम में। वह और साहित्य का बात है, बताइए तो जानना चाहते हैं? तो भाई सबसे पहले तो कौन आए थे? अगस्त ऋषि आए थे ना जी। तो अगस्त ऋषि ना होंगे, तोलकापियर जो थे, ये तोलकापियम नामक तमिल ग्रंथ लिखे थे, वो भी व्याकरण था इसलिए। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा? तमिल साहित्य के जनक, तो आगे तो अगस्त ऋषि ही होंगे ना प्रथम वाले, तब ना होंगे कोई और, है कि नहीं? समझ गए? चलिए फन और भाषाओं के साथ तोड़ मरोड़ का खेल खेलते हैं हम लोग। आपको याद होता है कि नहीं? बताइएगा जरूर। 538 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संगम काल के दौरान कृष्णा नदी के दक्षिण में मुख्य रूप से किन 3 राज्यों का उदय हुआ था? बताइए, संगम काल के दौरान कृष्णा नदी के दक्षिण में मुख्य रूप से किन 3 राज्यों का उदय हुआ जी? बता देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए चोल चेर पांड्या, चोल चेर पांड्या है, ये बात जान लीजिए। सुदूर दक्षिण में चोल चेर पांड्या राजाओं का वर्चस्व था, ये बात मान के चलिएगा। समझ गए? और ये कृष्णा नदी के दक्षिण के मुख्य रूप से ये तीनों राज्यों का उदय हुआ था, जिसे संगम काल कहा गया है। संगम काल के दौरान ही हुआ था चोल चेर पांड्या का। समझ गए? संगम काल उस समय चल रहा था। संगम क्या बोलेंगे? 3 कवि सम्मेलन, ऐसे बोलते रहिए। 539 प्रश्न है, संगम सम्मेलन में लिखे गए साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? संगम साहित्य के नाम से जानेंगे और क्या जानेंगे, है ना? फन लगता है, मस्ती लगता है, और याद होते हैं कि नहीं? अवश्य कमेंट करेंगे। मैं आपके लिए आपके मन को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, आपकी बातों को समझने की कोशिश करता हूँ और आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करता हूँ। इसीलिए क्वेश्चन के साथ मैं खेलता हूँ, तभी तो आपके दिमाग में क्वेश्चन याद होता है। चलिए 540 प्रश्न देख लीजिए। किस संगम के बारे में यह कहा जाता है कि वर्तमान में इसके द्वारा लिखे गए साहित्य का कोई भी स्पष्ट साक्ष्य नहीं है? तो किसमें कहा गया है? बता दीजिए। तो हम बताएंगे, प्रथम और तृतीय संगम के साहित्य के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं, लेकिन द्वितीय संगम का मिलता है। इसलिए आपको नहीं मिलने वाला बात होगा तो प्रथम और तृतीय टिक लगा दीजिएगा। तो ए और सी जो है सही है, लेकिन द्वितीय संगम में मिलता है, इसलिए इसको काट दीजिए। मतलब कि ये दोनों का साक्ष्य नहीं मिलता, लेकिन द्वितीय संगम हुआ था, इसका साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए प्रथम वाला तो डूब गया था पानी में, है ना, समुद्र जी के। चलिए 541 प्रश्न, ये भाषा बोलने में मजा आता है, आपको भी अच्छा लगेगा। चलिए 541 प्रश्न है, संगम काल के राजवंशों में सबसे प्राचीन किसे माना जाता है, जिसका अर्थ है नया देश? बताएंगे। नया देश होता है वो कौन सा राजवंश है? तो उसका बात अगर कर रहे हैं तो आप जवाब दीजिए, आपके पास समय सिर्फ थोड़ी देर के लिए है। तो चोल वंश का नाम सुनते हैं, ऑप्शन नंबर बी, चोल वंश को संगम काल का सबसे प्राचीन वंश माना गया है, याद रखिएगा। अच्छा जी,
बताइए 542 प्रश्न है चोल वंश के बारे में। प्रथम जानकारी पाणिनि की किस प्रसिद्ध रचना से प्राप्त होती है? तो चोल वंश के बारे में प्रथम जानकारी पाणिनि की किस प्रसिद्ध रचना से प्राप्त होती है, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अष्टाध्यायी कहते हैं। अष्टाध्यायी कहते हैं, याद रखिएगा। तो चोलों का उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। चलिए जी 543 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 543 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि चोलों की प्रथम राजधानी उरैयूर थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मुख्य राजधानी कहां स्थापित कर दी? चोलों की प्रथम राजधानी अगर पूछे तो बताइएगा उरैयूर थी, लेकिन बाद में कहां ले गया चोल वंश ने अपनी राजधानी? बता सकते हैं तो बताइए। तंजौर का नाम सुने हैं? तंजौर जो कि तमिलनाडु है ना, याद रखेंगे। चलिए 544 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चोलों का राजकीय चिन्ह जो है क्या था, जो उनकी शक्ति का प्रतीक माना जाता था? बताइए, शक्ति का प्रतीक माना जाता था, हम जानना चाहते हैं, आपके मुख से जानना चाहते हैं। आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताइए प्लीज कमेंट कीजिए। तो हम जानना चाहते हैं 544 प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी है बाघ। क्या बोलेंगे? बाघ, टाइगर, है ना। चलिए 545 प्रश्न आपके सामने है कि संगमकालीन उरैयूर शहर किस वस्तु के व्यापार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था? बताइए, संगमकालीन उरैयूर शहर जो है किस वस्तु के व्यापार के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध था, हम जानना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, तो एकदम सही है, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। समझ गए? तो याद रखिएगा कि सूती वस्त्र के लिए तो प्रसिद्ध था ही, यहाँ के सूती वस्त्र जो है सांप की केचुली, ठीक है, सांप जो केचुल छोड़ता है उसका से भी पतली कहे जाते थे, उस समय सूती वस्त्र होते थे। चलिए 546 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। चोल वंश का पहला शासक किसे माना जाता है? चोल वंश का पहला शासक अगर पूछ रहे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी है। क्या बी है? क्या ये नाम बी है, विजयाल बोलेंगे। चोल वंश का संस्थापक या पहला शासक विजयाल था। चलिए ये बात है। चलिए 547 प्रश्न बताएंगे। चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, जिसने श्रीलंका को जीतकर वहां से 12,000 गुलाम लाए थे और कावेरी नदी पर जो है 160 फीट लंबा बांध बनवाया था? बता दीजिए, चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जी, जो श्रीलंका को जीता और 12,000 गुलामों को लाया था और कावेरी नदी के तट पर 160 मीटर का लंबा बांध बनवाया? बताइए, बताएंगे उसका नाम और जगह का नाम बताइए। 547 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो बताएंगे कारिकाल का नाम सुने हैं? कारिकाल सबसे प्रतापी था जिसने कावेरी नदी पर बांध बनवाया था। कारिकाल, है ना, जबरदस्त नाम है ना। चलिए ये चोल वंश का ही है, शासक है। 548 प्रश्न है। भारत का पहला बांध किसे माना जाता है, जिसे ग्रैंड बैंड बोलते हैं, या आप उसे ग्रैंड एनिकट बोलते हैं? याद रखिएगा, एनिकट भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, हम जानना चाहते हैं। तो आप जानते हैं उस नदी को, आप अच्छे से जानते हैं। करिकल द्वारा निर्मित बांध भारत का पहला बांध ग्रैंड बैंड है, ये हम जानते हैं, करिकल द्वारा हुआ था। लेकिन कौन से बांध है भाई, ये हम जानते नहीं, आप बता दीजिए तो हम समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर बनाया गया बांध, यही तो बांध होगा ना जी। अभी है ना 160 मीटर का बनाया है, यही तो बनाया। चलिए यही बांध है ना, देखिए तो पढ़ लीजिए तो 160 मीटर का, तो कौन कावेरी नदी पर जो बांध बनाया तो वही है। चलिए बात करते हैं 549 सवाल। चेर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? चेर का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतीय देश। पर्वतीय देश को कहते हैं चेर, याद रखिएगा, चेर वंश भी था ना। चलिए 550 प्रश्न है। किस ब्राह्मण ग्रंथ में चेर राज्य को चेरा पद कहा गया है? चेरा पद कहा गया है, बता दीजिए। 550 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो इतरे ब्राह्मण में इसे चेरा पद कहा गया है। तो इतरे ब्राह्मण में कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए 551 सवाल आपके स्क्रीन पर है, बता दीजिए। जानना चाहते हैं मैं जानना चाहता हूँ। चलिए बताइए। अरे भाई सवाल है तो आगे पढ़ लेते हैं, तभी तो दीजिएगा जवाब। सुन लीजिए, चेर वंश का प्रथम शासक कौन था, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने महाभारत युद्ध के सैनिकों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई थी? सोचिए, चेर वंश का प्रथम शासक कौन था जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने महाभारत जो युद्ध हो रहे थे, महाभारत युद्ध के सैनिकों के लिए भोजन मतलब भोज की व्यवस्था करवाई? सोचिए, महाभारत युद्ध के सैनिकों के लिए भोज की व्यवस्था करवाई थी। 500 बताएंगे। 551 सवाल आपके है। तो उदयन जेरल चेर वंश का प्रथम शासक था। चेर वंश का प्रथम शासक था उदयन जेरल।
समझ गए, इसी ने करवाया था। चलिए 552 सवाल है कि चेर वंश का राजकीय चिन्ह क्या था। चिन्ह जैसे था, जैसे चोल का बाघ हम बताते हैं, तो चेर का क्या होगा, धनुष। धनुष है, गांडीव है ना। चलिए 553 सवाल आपके स्क्रीन पर है। 553 सवाल आपके स्क्रीन पर है। बताना है लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, बता देंगे। तो लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, बताइए कौन था जी। अरे कौन रहेगा, और कौन है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, सेनगुट्टवन। सेन यार क्या, सेनगुट्टवन बोल दीजिए, को लाल चेर कहा जाता है। समझ गए, जो कि चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सेनगुट्टवन जो था शासक था, ने क्या किया, दक्षिण भारत में किस विशेष पूजा की शुरुआत की थी, मतलब विशेष पूजा या परंपरा की शुरुआत की थी, जिसमें श्रीलंका के राजा को भी आमंत्रित किया गया था। तो सेनगुट्टवन ने जो है दक्षिण भारत में किस विषय या किस परंपरा की शुरुआत की, जिसमें श्रीलंका का राजा को भी आमंत्रित किया गया, बता देंगे। 554 सवाल, 554 सवाल की बात करेंगे तो हम बताएंगे सी नंबर आपका सही होगा, पत्नी पूजा। ये नया पूजा है भाई, पत्नी पूजा, जिसे हम पत्नी पूजा प्रारंभ करवाया था, याद रखिएगा, पत्नी की पूजा कीजिए और इसमें आमंत्रित किया था। ऐसे इसका एक और नाम है कनंगी पूजा, कनंगी पूजा, लगता पत्नी का नाम था इसका, कनंगी पूजा, ठीक है, याद रखिएगा, नाम भी वैसा सकता है। चलिए 555 सवाल आ गए, 555 सवाल आ चुके हैं। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किस चेर शासक को दिया जाता है। दक्षिण भारत में गन्ने की खेती प्रारंभ करने का श्रेय चेर शासक को दिया जाता है, तो किस चेर शासक को देते हैं, तो हम देंगे, उसका नाम जानते हैं, आदि गिमान। आदि गिमान, आदि गिमान का नाम सुने होंगे, बहुत बार बोल चुका हूं, याद हो गया ना, गन्ने की खेती की शुरुआत करवाए थे जी। चलिए पत्नी पूजा करने वाला कौन था, बताइए तो, नाम सुने ना, बताइए, तो उसका नाम आप सुने होंगे, बताइए, जस्ट पढ़ा है। चलिए 556 प्रश्न है, पांड्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका उल्लेख मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी मिलता है, बताइए। तो भाई पांड्या, जैसे चेर का था पर्वतीय देश, उसी तरह पांड्या का भी तो होगा। हाँ है पांड्या, पांड्या खिलाड़ी नहीं, हार्दिक पांड्या नहीं, पांड्या वंश था, बताइए। तो हम बताएंगे 556 प्रश्न का जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन देश, पांड्या प्राचीन देश। चलिए और भी बातें करें, नया देश का नाम सुने ना, नया देश किसका था। 500 नहीं, 557 प्रश्न, पांड्या राज्यों की राजधानी मदुरई थी, ये तो हमको पता है, लेकिन इनका चिन्ह क्या था। जैसे बाघ हम जानते थे चोल का है, धनुष हम जान गए चेर का है, तो बताइए। तो मछली, मछली जो है वो था पांड्या का, है ना, राजकीय चिन्ह मछली, मछली को हम कार्प भी बोलते हैं। चलिए 558 सवाल है, पांड्या वंश का वह कौन सा शासक था जिसने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी, समुद्र की भी पूजा की शुरुआत किया था, बताइए वो कौन था, बताएंगे, जानना चाहते हैं तो हम बताएंगे कि वो समुद्र की जो पूजा करने की शुरुआत की, परंपरा की शुरुआत करने वाला नोडियन था। नोडियन का नाम सुने, ये पांड्या वंश का था, इसी ने समुद्र की पूजा करता था, समुद्र देवता को पुकारता था। चलिए 559 सवाल है कि पांड्या वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, जिसने तलैया लंगानम, तलैया लंगानम, तलैया लंगानम के युद्ध में चेर, चोल और 5 अन्य राज्यों के संग को पराजित किया था। सोचिए पांड्या वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जी, जिस युद्ध का नाम है तलैया लंगानम, ठीक है, कि युद्ध में सोचिए चेर को, चोल को और 5 अन्य राज्य के राजा को हरा दिया था, बाप रे बाप, संघ को पराजित किया था, उसका नाम बता दीजिए तो समझ जाइए आप जानते हैं। और तो उसका नाम है नेड्डू जेलियन, नेड्डू जेलियन नाम था उसका, जिसने चेर और चोल को तो हटाइए, 5 अन्य राज्य को भी हरा दिया था। सोचिए चेर, चोल, चोल भी हार गए। आगे चलते हैं 560 प्रश्न, 560, विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के किस शहर में स्थित है, जिसे पांड्या राज्यों के संरक्षण में बनाया गया था। सोचिए विश्व का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर जो है, इस पे मैंने कहानी भी बताया है, और इसमें जो है मीनाक्षी मंदिर का जो है बना है वो तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, तो वो पांड्या वंश ने बनवाया है, तो पांड्या वंश में बनाया है, तो तमिलनाडु के कहां पे बना है भाई मीनाक्षी मंदिर। तंजौर का नाम सुने हैं, सुने ही होंगे, नहीं सुने हैं, सुने हैं, लेकिन तंजौर में नहीं, तंजौर तो राजधानी अलग है, मतलब मान के चलिए पांड्या ने बनवाया, पांड्या बनवाएगा तो तंजौर में तो नहीं बनाएगा, तंजौर तो चोल का था, है ना, ऐसे दिमाग लगा सकते हैं हम लोग। मदुरई, मदुरई मीनाक्षी मंदिर मदुरई, है ना, ये जानबूझ के घुमा रहे थे, हमको पता है कि ये आपको क्वेश्चन पता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तमिलनाडु के मदुरई में है ना,
कॉमेडी करते रहता हूँ कभी कभी, थोड़ा फन करते रहिए, नहीं तो हम भी लगातार बोलते बोलते थक जाते हैं। 561 प्रश्न है, संगम काल के लोगों को या संगम काल में लोगों की आजीविका का मुख्य आधार क्या था? आजीविका मतलब खाने पीने के लिए क्या आधार था जी, बता सकते हैं? हम जानना चाहते हैं आपके मुख से, बता दीजिएगा तो हमको अच्छा लगेगा। बताइए, बताएंगे? अरे भाई बी कृषि, और क्या रहेगा? इतना इजी सवाल आप तो जानते ही हैं, और क्या जानिएगा। 562 प्रश्न बताएंगे। 562 प्रश्न है, संगम काल के दौरान बेल्लार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो संगम काल के दौरान बेल्लार शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताएंगे? तो ऑप्शन नंबर बी, धनी या संपन्न कृषकों के लिए किया जाता है। धनी व्यक्ति के लिए या धनी कृषकों के लिए या संपन्न कृषकों के लिए कहा जाता है बेल्लार। समझ गए? तो 562 सवाल है कि बी। अब चलिए 563 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 563 प्रश्न है, संगम काल में सामान्यतः भूमि की उपज का कितना भाग जो कर होता है टैक्स के रूप में लिया जाता है, बताइए? तो ये होता है सी, भू राजस्व उपज का 1/6 भाग। समझ गए? 1/6 भाग टैक्स होता है। चलिए 564 सवाल आपके स्क्रीन पर है कि यवनों को काली मिर्च अत्यधिक प्रिय होने के कारण संगम काल में काली मिर्च को किस नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से जाना जाता था ये बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो हम जानते हैं ऑप्शन नंबर यवन प्रिय, ऑप्शन नंबर ए। 565 प्रश्न है, संगम काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारों के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह अरिकमेडु वर्तमान में किस स्थान के समीप स्थित है? अरिकमेडु वर्तमान के किस स्थान के समीप स्थित है, बता दीजिए। 565 प्रश्न है, तो वो है पांडिचेरी में रोम का सर्वाधिक व्यापार होता था, ये हम जानते हैं। और अरिकमेडु जो है वो पांडिचेरी में वर्तमान में आपको स्थित मिलेगा, पांडिचेरी ही कह दीजिए उसको। चलिए 566 प्रश्न है कि संगम काल में जो व्यापारी वर्ग होते हैं, व्यापारी वर्ग को किस नाम से संबोधित किया जाता था, बताइए किस संबोधित करते थे? तो हम बताएंगे व्यापारी वर्ग को वेनिगर, वेनिगर के नाम से संबोधित करते थे, और संपन्न या धनी व्यक्ति को बेल्लार के नाम से जानते थे, कृषक को। चलिए 567, जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, जब 5 या 6 क्लास में हम लोग होंगे, या कैसे पढ़ते होंगे हमने शुरुआत में, सुनिए। संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत समाज में क्या विशेषता देखने को मिलती है, ऐसे पढ़ते थे ना। चलिए थोड़ा फन, संगम काल में उत्तर भारत के विपरीत अगर समाज में देखें तो क्या विशेषता देखने को मिलती है, बताइए? क्या आपको विशेष कुछ दिखता है? इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है, बताइए। तो हाँ दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, बताइए? तो यहाँ वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था नहीं थी, यही अंतर है। यहाँ पे वर्ण और जाति का कोई भेदभाव नहीं था संगम काल। चलिए 568 सवाल आपके सामने है, संगम काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम भी कहा जाता था? हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। संगम काल में सबसे प्रमुख देवता कौन थे जिन्हें वर्तमान में सुब्रमण्यम भगवान के रूप में जानते हैं, कहा जाता था? बताइए कौन भगवान को कहा जाता है भाई? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम गाना भी है और साथ में खूब मानते हैं इन्हें, बताइए। तो मुर्गन जो देवता थे ना, मुर्गन देवता है वहां, उन्हीं को कहा गया सुब्रमण्यम, ठीक है। राजा के न्यायालय, राजा के न्यायालय आगे सवाल है। चलिए 569 सवाल है कि संगम कालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत न्याय के न्यायालय को क्या कहते थे? तो न्याय के न्यायालय को कहते थे मनरम, मनरम कहते थे ना जी, मनरम कहते थे, मनरम न्यायालय। चलिए 570 प्रश्न आ चुके हैं और इससे आगे भी चलेंगे क्योंकि 1000 का सीरीज है, इसी तरह बढ़ते चलेंगे, इतिहास का एक एक हिस्सा खत्म कर देंगे और इसी तरह आपका 1000 के बाद जो आएगा वो आएगा मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री का एक एक क्वेश्चन, इससे हार्ड क्वेश्चन आने वाला है, तो तैयार रहेंगे क्योंकि अभी 800 से 1000 तक तो आपका विजयनगर साम्राज्य तक ही रहेगा, विजयनगर हो जाएगा और भी कुछ हो जाएंगे। अभी दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत का कुछ ही हिस्सा आया है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन मेन हिस्सा तो मैं लाऊंगा अभी बाद में। ये लाइक और सब्सक्राइब के बाद। संगम काल में संपूर्ण राज्य को मंडलम कहा जाता था। प्रशासनिक इकाइयों के घटते क्रम में सही विकल्प कौन सा है? अगर मान लीजिए इतना इतिहास को पढ़ के जाइएगा ना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अवश्य आएगा, बताइए। तो भाई मंडलम को अगर बताना है कि कैसे होगा तो कैसे बनाएंगे? संगम काल में संपूर्ण राज्य को जो मंडलम कहा जाता है उसमें प्रशासनिक इकाई को घटते क्रम में बताना है, ठीक है, घटते क्रम में। तो इसको आगे तो मंडलम करिएगा, मंडलम को राज्य बोलते थे, याद रखिएगा। और नाडु को प्रांत बोला जाता था और ऊर को बोला जाता था गांव, ठीक है, ऐसे ही था। मंडलम राज्य, फिर प्रांत, फिर आपका
गांव। ठीक है, क्लियर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट चलेंगे अब 570 के बाद।